देश के राजनीतिक दलों ने एक तरह से फैशन बना लिया है सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का। इसके लिए कमोबेश सभी राजनीतिक दल कभी ना कभी जिम्मेदार रहे हैं। कोई मुसलमानों की राजनीति करता है तो कोई दलितों का अलंबरदार बन जाता है, तो कोई हिंदुत्व का झंडा फहराने लगता है, कोई राजनेता मुसलमानों की बातें करके तुष्टीकरण करता है। सब लोगों को हमारे संविधान के प्रति आस्था रखनी चाहिए। हमारे संविधान में प्रस्तावना में ही इस बात को जो है रेखांकित किया गया है कि इस देश में रहने वाले सभी धर्मों के लोग अपने अपने धर्मों और पूजा पद्धति को स्वतंत्रता पूर्वक अपना सकते हैं और उसका निर्वहन कर सकते हैं। लेकिन आज़ाद देश के बाद भी आज हम लोग उन्हीं तरह की रूढ़िवादी गतिविधियों में लिप्त नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत में इस बार सरकार मिल गई है। केंद्र में एनडीए की सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के मुसलमानों की देशभक्ति के ऊपर आज तक कोई सवाल नहीं उठाया, ये बात सही है। लेकिन उनकी पार्टी के नेता और मंत्री हमेशा इस तरह के विवादास्पद बयान देते दिखाई दे रहे हैं, जिससे समाज में वातावरण दूषित हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जो कि गोरखपुर के सांसद हैं, साध्वी निरंजन ज्योति जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और साक्षी महाराज जो कि बीजेपी से सांसद हैं, ये तीनों व्यक्ति पिछले 6 महीनों से इस तरह के जहर उगल रहे हैं, जिससे समाज में वातावरण दूषित हो रहा है। तेज तर्रार प्रधानमंत्री की उपाधि हासिल कर चुके नरेंद्र मोदी इन लोगों के ऊपर किसी तरह का लगाम लगाने में फिलहाल नाकाम दिखाई दे रहे हैं। धर्मांतरण के मुद्दे पे जिस तरह से मुलायम सिंह यादव जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं और असदुद्दीन ओवैसी जो कि एआईएमआईएम के सांसद हैं, ये लोगों ने जिस तरह से संसद में भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम किया, उससे यही लगता है कि इन लोगों का मकसद भी राजनीतिक गोटियां सेकना ही है, ना कि समस्या का समाधान करना। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने ये बात ज़रूर कही कि धर्मांतरण जैसे गंभीर मुद्दे पर सरकार कानून बनाने के लिए तैयार है। अब ये समझना होगा कि धर्मांतरण है क्या। धर्मांतरण लोग जो है ये कह रहे हैं, बीजेपी के सांसद और बीजेपी के समर्थक दल और उनकी इकाइयां, कि जिन लोगों ने कभी मुस्लिम धर्म जो है किसी लालच में मुस्लिम धर्म अपना लिया था, उन लोगों को शुद्धि करके हम पुनः हिंदू धर्म में शामिल कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो मुस्लिम राजनेताओं को और मुस्लिमों की राजनीति का झंडा उठाने वालों को ये बात ठीक से समझ लेनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म को अख्तियार कर रहा है तो सही माने में वो इस्लाम को समझ ही नहीं पाया। क्योंकि अगर 15 करोड़ मुसलमानों में से 1-2 करोड़ नालायक मुसलमान जिनको इस्लाम का सही और वास्तविक ज्ञान ही नहीं है, वे दोबारा से किसी लालच या दबाव में आकर हिंदू धर्म अख्तियार कर लेते हैं, तो उससे मुसलमानों की हैसियत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। हिंदुत्व के आलमबरदार नेताओं को भी ये समझ लेना चाहिए कि 1-2 लाख जाहिल कम पढ़े लिखे मुसलमान गरीब लोगों को हिंदू बना लेने से यह राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे देश में जो हिंदू लोग हैं वे बहुत ज़्यादा सहिष्णु और उदारवादी हैं। कट्टरपंथी हिंदू मुश्किल से 10-15% हैं, ज़्यादा परसेंटेज उदार हिंदुओं की है। अगर कट्टरवादी हिंदू नेता इस तरह की कारगुजारियों से बाज नहीं आए तो हिंदू समाज के उदार व्यक्ति ही इन लोगों का बहिष्कार कर देंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव और
अगले लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और कट्टर हिंदुत्ववाद की आलमबरदार बनने वाले नेताओं और पार्टियों को मुंह की खानी पड़ेगी। अब रही बात मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले नेताओं की, तो असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। सरकार को ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए। अब अगर सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है तो भी ये समझा जाएगा कि सरकार खुद इस तरह के लोगों को प्रश्रय देना चाहती है, ताकि एक मुस्लिम नेता की गलत बयानी का फायदा उठाकर हिंदुत्ववाद की धारा को और आगे बढ़ाया जा सके। इससे सरकार की मंशा पर सवालिया निशान लगना लाजमी है। अब रही बात मुलायम सिंह यादव और उनके मुख्यमंत्री बेटे अखिलेश यादव की, धर्मांतरण को लेकर अलीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह की बैठकें भारतीय जनता पार्टी के समर्थित दलों ने की हैं और जिस तरह से जो है धर्मांतरण को लेकर प्रचार प्रसार शुरू किया गया है, उसको रोकने में अखिलेश यादव की सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। इससे ये बात भी साबित होती है कि हिंदुत्ववादी शक्तियों का विरोध करने का ढकोसला करने वाली समाजवादी पार्टी की भी नीयत सही नहीं है और वे अपने काम के दम पे राजनीति करने के बजाय हिंदू, मुस्लिम और दूसरे संप्रदायों को आपस में लड़ाकर राजनीतिक गोटियां सेकने में लगे हैं। अब ऐसे में देखा जाए तो मुलायम सिंह यादव, असदुद्दीन ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी में कोई फर्क नजर नहीं आता। हमारे देश की जनता अब बहुत जागरूक हो रही है, खास तौर से युवा वर्ग के दिमाग में किसी तरह का भी सांप्रदायिक विष नहीं है। सब एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहते हैं और रह भी रहे हैं। छुटपुट जो घटनाएं होती हैं वे जाहिलों के बीच में होती हैं और ऐसी जगह पे जहां पे गरीब तबके के लोग रहते हैं वहां उनको पैसा देकर, लालच देकर या किसी तरह से दबाव में लाकर इस तरह की घटनाएं की जाती हैं। केंद्र सरकार को ऐसी घटनाओं को दबाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नीति बनानी होगी और हर राज्य में ये सुनिश्चित करने का प्रयास करना होगा कि किसी भी तरह से कोई इस तरह की घटना ना हो जिससे आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंच सके। तभी ये कहा जाएगा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ सभी लोगों को सम्मान के साथ रहने का अधिकार है। नहीं तो लोग विश्व स्तर पर यही कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया है, इसलिए ये अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। इससे भाजपा की भी छवि खराब होना तय है। दिल्ली विधानसभा चुनावों की अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन सभी राजनीतिक दलों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। प्रचार प्रसार में सभी राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। दिल्ली की जनता के बीच अपना संदेश और पार्टी का मकसद पहुंचाने के लिए कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। वहीं पूर्वांचल और प्रवासी लोगों की राजनीति करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री और समरस समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि ने अपने दल बल के साथ दिल्ली में डेरा डाल दिया है। पिछले 8 महीने से समरस समाज पार्टी के अध्यक्ष ने सघन दौरा कर दिल्ली की करीब 55 विधानसभा सीटों में अपने प्रत्याशियों को मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए तय भी कर दिया है। समरस समाज पार्टी का यही नारा है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। उनका कहना यह है कि दिल्ली में 80% की आबादी पूर्वांचल और प्रवासी की है, जिसमें से 20% मुस्लिम समाज शामिल है। उनका कहना है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी पूर्वांचल से मुख्यमंत्री पद का दावेदार देगी। वहीं प्रवासी और मुसलमान कौम से एक उप मुख्यमंत्री का पद भी चुनाव मैदान में घोषित कर चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। उन्होंने साफ कहा कि 40% पूर्वांचल के लोग,
20% प्रवासी और 20% मुसलमान, इसलिए हम इसी गणित के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने हमेशा से 80% लोगों की अनदेखी की। अनाधिकृत कॉलोनियों का मुद्दा सबसे ज़्यादा पूर्वांचल और प्रवासी लोगों का ही है। इस मुद्दे को ना तो बीजेपी ने कभी हल किया, ना कांग्रेस ने और ना आम आदमी पार्टी ने। 49 दिन की सरकार में आम आदमी पार्टी ने पूरे दिल्ली का सत्यानाश कर दिया। जो वादे उन्होंने किए थे उनको किसी कीमत पे पूरा नहीं किया और आज केजरीवाल पूरे दिल्ली में होल्डिंग लगाता फिर रहा है कि 49 दिन में जो वादे किए पूरे किए। 2 महीने के लिए बिजली पानी आधे दाम पे करना क्या जो है यही किसी मुख्यमंत्री का जो है कर्तव्य है? ये कहना है समरस समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि का। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम दिल्ली में किसी भी पार्टी के राजनीतिक गणित को बिगाड़ने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि अपनी सरकार बनाने के लिए। उन्होंने कहा कि अगर ये संदेश पहुंचाने में हम लोग ईमानदारी से जो है मेरे कार्यकर्ता और पदाधिकारी और विधायक के पद के उम्मीदवार पहुंचाने में कामयाब होते हैं कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हो, अपने लोगों को ही वोट देना है। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गैर हैं। गैरों ने तुम्हें इतने दिनों से शोषित किया, तुम पर जुल्म किए और तुम्हारे उत्थान के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाया। तुम्हारे दर्द को हम समझते हैं और हमारे कमिटमेंट को, हमारे व्यक्तित्व को हर पूर्वांचलवासी, प्रवासी अच्छी तरह से जानता है। हमने जिस तरह से लोगों की लड़ाई लड़ी है ये जग जाहिर है। उसी तन्मयता के साथ हम दिल्ली वालों के लिए लड़ाई लड़ेंगे और उनकी सारी जायज़ मांगों को सरकार बनते ही पहले ही मंत्रिमंडल की बैठक में निदान कर देंगे।